हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और देखो, सेट है सीन 26 में चैनल की फील्डिंग सेट है और अच्छे वे में ही फील्डिंग सेट है, तुम चिंता मत करो। लेकिन आई होप कि तुम्हारा क्रिसमस बढ़िया रहा हो और तुमको पहले ही नए साल की बधाई दे रहा हूँ मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को। ठीक है, साथ रहना मेरे, बाकी अपन फोड़ते तो रहेंगे। सबसे पहले भाई अपने गिरबान में झांक लेते हैं, फुटबॉल के बिग बॉस की बात कर लेते हैं। ठीक, कौन ननद, कौन जेठ, कौन जेठानी, किसके जेठ का लड़का किसकी आंख मारे। आओ दे मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ एक बढ़िया सी। तो देखो, अभी हाल ही में स्पेनिश मीडिया बढ़िया छाप रहा है, और स्पेनिश मीडिया छापता जब इतने क्वांटिटी में जब छापता है ना, तो आप कह नहीं सकते कि क्या चीज़ यहाँ पर सच है और क्या चीज़ झूठ है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे सामने टेबल पे सारे छपाछप अखबार फैला दूंगा। ये तुमको देखना है कि क्या कॉमन सेंस है और कितना सेंस बना रहा है पर्सनली यहाँ पर जो अभी करंट स्टोरी लाइन चल रही है मैड्रिड की। सबसे पहले यहां पर ये खबर आती है कि भाई जाबी अलोंसो ने रियल मैड्रिड में मिडफील्ड को लेके थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर डाली, जिसको एज ऑलवेज रियल मैड्रिड ने रिजेक्ट कर दिया। देखो, पर्सनली पर्टिकुलरली 2019 के बाद यहां पर रियल मैड्रिड एक्टिव नहीं रहती है। लास्ट 2000 जनवरी ट्रांसफर विंडो में जब कोई प्लेयर आया था तो वो ब्राहिम दियाज था, जो कि मैनचेस्टर सिटी से आया था। और रियल मैड्रिड ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जो ईडन हज़ार्ड है, मारियानो की बात करें, ये सारे ऑफकोर्स इनमें से काफ़ी सारे लोग समर ट्रांसफर विंडो में आए थे, लेकिन उनको समझ में आता है कि देखो, जनवरी में यहाँ पर कुछ रिएक्शनरी होता है। सब क्लब्स को पता होता है कि कोई क्लब जनवरी में तभी ही आके साइनिंग करेगा जब उनके लट पड़ चुके होंगे, जब उनके कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा होगा। तो भाई ऐसे में वो ये चीज़ समझते हैं कि देखो, सिंपल सी बात है कि जनवरी में हम किसी भी क्लब के पास जाएंगे, वो यहाँ पर 20, 30, 40 मिलियन ऊपर बढ़ा के ही बताएगा। इवन दो जाबी अलोंसो ये चीज़ मान चुका है कि भाई जो टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच जो मिडफील्ड में गैप छोड़ के गए हैं, इसको भरना बहुत मुश्किल है और इसको भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही मुश्किल है, और रियल मैड्रिड इस बात को समझती भी है। लेकिन रियल मैड्रिड इस चीज़ को ऐसे परख रही है, और इसका उनका पर्सपेक्टिव ये है कि देखो भाई, सबसे पहली बात तो बहुत रिएक्शनरी ट्रांसफर विंडो होती है, तो पैसा ओवर पे करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर एक्चुअली में उन्होंने कोई प्लेयर भी नहीं उठाया। मैड्रिड का देखो दो है, पहला स्पोर्टिंग, दूसरा फाइनेंशियल। आप इसको चुआमेनी को डालो स्पोर्टिंग फाइनेंशियल, कामाविंगा को डालो स्पोर्टिंग फाइनेंशियल, जूड बेलिंगम एपिटोम स्पोर्टिंग फाइनेंशियल। ऐसे में वो यहाँ पर एक प्लेयर को ढूंढ रहे हैं और वो प्लेयर उनको अभी तक मिला नहीं है, इसलिए उन्होंने जाबी अलोंसो को की जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ऊपर से इसमें रियल मैड्रिड तुमको सही लग रही होगी, लेकिन तुम खुद सोचो, जाबी अलोंसो और कितना वोकल हो इस चीज़ को मनाने में कि भैया जहाँ पर तुमने जो करा है वो यहाँ पर उसको और करना पड़ेगा। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग साइनिंग है वो साथ में नहीं काम कर रही है रियल मैड्रिड का। हालांकि ये ज़रूर है कि भाई देखो, समर ट्रांसफर विंडो में करेंगे साइनिंग, और बढ़िया साइनिंग करेंगे, अच्छे पैसे खर्च करेंगे। इसके पीछे दो पर्सन। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अब तो मेरे को लगता है कि मैड्रिड को भी ये चीज़ पता है कि जाबी अलोंसो का रहना तय नहीं है। एट द सेम टाइम जो दूसरा बड़ा रीज़न है वो ये है कि रियल मैड्रिड ये चीज़ मानती है कि देखो, कोई बड़ी साइनिंग हम कर नहीं सकते जनवरी में, ठीक है, क्योंकि मतलब नहीं है, पहले टारगेट नहीं है, दूसरा पैसे ज़्यादा होंगे। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर भाई विनीसियस जूनियर का जो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड ऑफ है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे है, काफ़ी क्रिटिकल स्टेज पे। और क्यों मैं इसको क्रिटिकल स्टेज पे बता रहा हूँ वो मैं अभी विनीसियस का जब मुद्दा उठाऊंगा तब बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड भी समझ चुके हैं कि जाबी अलोंसो को जो कुछ करना होगा वो इसी स्क्वाड से करना होगा और करके दिखाना होगा। जब शुरुआत के सीजन में करके दिखाया था, तब फिर करके दिखाया इसको। मुझे नहीं पता कैसे करके दिखाएगा, लेकिन करके दिखा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड का जो पूरा एक्टिविटी रहेगा वो काफ़ी शांत रहेगा। विच ब्रिंग्स मी टू द विनीसियस जूनियर सागा। देखो, कहानी शुरुआत हेडलाइन से ही करते हैं। हेडलाइन ये है कि विनीसियस जूनियर अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते, तो यहां पर जब विनीसियस जूनियर को सेल करेगी रियल मैड्रिड, तब यहां पर जो सैलरी स्ट्रक्चर में बचेगा स्पेस और जो पैसा आएगा, उससे यहां पर विटीनिया को लाया जाएगा। यहां पर पूरी तरीके से अपना टारगेट कंफर्म है कि वो विटीनिया को लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको वो बताया था ना क्राइटेरिया, स्पोर्टिंग और फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से विटीनिया 26 का है भाई, बढ़िया प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स है इस समय। ठीक है, और स्पोर्टिंगली भी आपको आपकी टीम को उसकी जरूरत है, टेम्पो सेट करेगा और यहां पर कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को और एलिवेट करेगा। अब पहली चीज लॉजिकल थिंकिंग ये है कि पीएसजी विटीनिया को क्यों जाने देगी, वो भी तब जब किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड की वजह से पीएसजी की कितनी छी छा हुई है। तो ये भी आप मान के चल सकते हो कि रियल मैड्रिड पीएसजी के बीच में जो एक तरीके से बिजनेस रिलेशन है वो खराब ही होंगे। ऐसे में यहां पर पैसा तो मांगेंगे, विनीसियस गांड भी मांगेंगे वो बदले में। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा
कि जब अब मैं अखबारें पढ़ता हूँ ना स्पेनिश मीडिया में, तो हर जगह अब ये लिखा जाता है कि विनीसियस को सेल, यानी कि ये चीज़ अब कंफर्म है कि अगर विनीसियस जूनियर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे तो शायद से रियल मैड्रिड का जो डिसीजन होगा, स्टैंड होगा, वो यही होगा कि वो उनको सेल करेंगे, वो उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट फ्री में रन नहीं करने देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू करता समर ट्रांसफर विंडो से पहले या फिर उस पूरे वर्ल्ड कप के बाद जब नया सीजन स्टार्ट होगा उससे पहले, तो यहां पर उसको सेल करना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है रियल मैड्रिड के पास, और एकमात्र सोल्यूशन है। आई नो यहां पर तुम्हारे दिमाग में ये हो रहा हो कि अगर यहां से रियल मैड्रिड अपने सीजन को सैल्वेज करती है तो भैया सब चीज सेट हो जाएगी, जो कि मेरे को लगता है कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है अगर यहां से सैल्वेज करती है। बट एक होता है ऑप्टिमिज्म और एक होता है अंधा ऑप्टिमिज्म। इसी के साथ यहाँ पर बात करें आप थोड़ी सी लेवेंडोव्स्की की, तो भैया देखो लेवेंडोव्स्की ने कंफर्म किया है कि देखो 22-23 के सीजन में ना, जो तुमने बारसा की रिपोर्ट पढ़ी थी कि उन्होंने मेरे को मना किया है गोल मारने के लिए, देखो असल में वो बात सच है। लेवेंडोव्स्की ने कहा कि देखो ऐसा था कि मैं 23 गोल पे था, ठीक है, ला लीगा में मैं 23 गोल मार चुका था, और अगर मैं 2 गोल और मार देता तो यहाँ पर 2.5 मिलियन पे करने पड़ते बार्सिलोना को, बायर्न म्यूनिख को। ऐसे में बार्सिलोना ने लेवेंडोव्स्की को कहा कि देखो देखो देखो, वी डोंट डू दैट हियर, आपको गोल मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप गोल नहीं मारेंगे, ठीक है, आप गेंद मार लो लेकिन आप गोल नहीं मार सकते, आप जो मारना है आप वो मार लो पिच पे, लेकिन आप गोल नहीं मारोगे। लेवेंडोव्स्की ने इस चीज को कहा कि देखो मैं रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन मैं एक स्ट्राइकर हूं और स्ट्राइकर की जिंदगी ही बीत जाती है गोल मारने में, तो उसके लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने समझा कि देखो, और ये बहुत बड़ी बात है, देखो एम्बैरेसिंग तो है, ठीक है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो है कि यहां पर यह करना पड़ रहा है कि अपने स्ट्राइकर को बोलना पड़ा है गोल मत मार भाई तू, लेकिन लेवेंडोव्स्की ने मेरे को लगता है कि इसको बहुत मैच्योरली और बहुत ही अच्छे से आर्टिकुलेट करा। उसने ये चीज़ कहा कि देखो उस टाइम जब बार्सिलोना की सिचुएशन थी वहाँ पर हर एक रुपया की बहुत अहमियत थी, ऐसे में 2.5 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, और इसलिए वो इस चीज़ को समझ पा रहा था कि यहाँ पर बार्सिलोना का पर्सनल पर्सपेक्टिव यहाँ पर क्या है। बस उसने ये चीज़ कहा कि मेरे को खटकी ऐसे क्योंकि मैं एक स्ट्राइकर हूँ, और ऐसा मेरे जिंदगी में कभी, ऑफकोर्स मतलब कितने स्ट्राइकर को क्लब उसका कहेगा कि भाई तो गोल मत मारियो, बट मैं कह रहा हूं कि छी छा एम्बैरेसिंग जो होना है होए। बारसा के बीच की बात है, लेवेंडोव्स्की के बीच की बात है, तो ये बहन का पकोड़ा विनीसियस क्यों नहीं गोल मार रहा, इसको किसने कह दिया कि भाई तू गोल मत मार, अबे तू तो मार, तू मार, वो लेवेंडोव्स्की के लिए तू मार भाई, 2.5 मिलियन वो दे देंगे जिसको देना होगा, तू मार भाई, तुझे क्या हो गया, तू गोल मार यार, तू टेंशन ना ले, तू दिल पे मत ले विनीसियस भाई, तू गोल मार। खैर बात करते हैं यहाँ पर प्रीमियर लीग सेंसेशन एंटोइन सेमेन्यो की। तो रिसेंटली टेलीग्राफ की बात करें, गार्जियन की बात करें, एथलेटिक की बात करें, सबने अपने अपना बढ़िया मसाला डाल के ये चीज़ तो कंफर्म कर दी है कि भाई एंटोइन सेमेन्यो का जो अभी सीधे मोस्ट प्रोबेबल डेस्टिनेशन है दैट इज मैनचेस्टर सिटी। जो हुक है कि वो प्रीमियर लीग दुनिया के द बेस्ट मैनेजर के अंडर वो ट्रेन करने वाला है, और मैनचेस्टर सिटी का जो पूरा टाइटल चार्ज है, मैनचेस्टर सिटी का जो नया लुक है, अर्लिंग हालैंड, डोकू, फोर्डन, मामूश एंड ऑफ कोर्स द रायन चर्की, उसका एक ग्रुप का पार्ट बनने का जो पूरा हुक है वो कहीं ना कहीं एंटोइन सेमेन्यो को यहाँ पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको पीछे छोड़ दिया है। चेल्सी आई थी, जितनी जल्दी वो आई थी उतनी जल्दी वो चली गई। लिवरपूल नवंबर से है लेकिन कोई यहाँ पर फॉर्मल इंक्वायरीज नहीं है। मैनचेस्टर सिटी ना ही सिर्फ फॉर्मल इंक्वायरी बल्कि वो यहाँ पर न्यू ईयर वाले हफ्ते में इस डील को रैप भी कर सकते हैं, जो कि उनको करना भी पड़ेगा क्योंकि 10 जनवरी तक तो यहाँ पर सिर्फ वो ही है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर भैया बैलन डोर रैंकिंग की। तो देखो भाई साल की शुरू आखिर में और नए साल की शुरुआत में बैलन डोर 2026 की रैंकिंग्स भी आ गई हैं, और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले नंबर 1 पे है हैरी केन, जो कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि बायर्न म्यूनिख ये तो कंफर्म है कि डीएफबी पोकल तो वो जीत ही गए हैं, अब वो ये भी कंफर्म लग रहा है कि वो बुंदेसलीगा भी उठाएंगे, और इसी के साथ भाई यहाँ पर वो चैंपियंस लीग में भी अच्छे दावेदार है। प्लस हैरी केन जिस तरीके से गोल मार रहा है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो भाई हैरी केन का बैलन डोर में सबसे ऊपर है ना, लाजमी है। एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो नंबर 2 है वो कोई और नहीं बल्कि अर्लिंग हालैंड को होना चाहिए। अगर एक स्ट्राइकर की बात करें तो द बेस्ट स्ट्राइकर, द मोस्ट लीथल स्ट्राइकर, द मोस्ट रूथलेस स्ट्राइकर इस समय अगर दुनिया में कोई खेल रहा है तो दैट इज अर्लिंग हालैंड। और जिस तरीके से वो मैनचेस्टर सिटी का भार अपने कंधे पे ले रहा है, अगर मैनचेस्टर सिटी यहां से प्रीमियर लीग चैंपियन बनती है, जो कि शॉकिंग नहीं है क्योंकि पिछले 5 साल में अगर चैंपियंस जो क्रिसमस पे थे वो चैंपियंस नहीं बनते हैं, तो वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि मैनचेस्टर सिटी उनको टॉपल कर देती है, ठीक है, चाहे लिवरपूल हो चाहे आर्सेनल हो, दोनों ने बढ़िया चक रखा है। तो मैनचेस्टर सिटी इस मामले में तो बहुत ही बढ़िया चट्टेदार है। अर्लिंग हालैंड की वजह से होगा वो, ये मेरे से तुम लिख के ले लो। सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर ऑफ कोर्स रायन चर्की हो सकता है, जो कि ट्रेंड में भी सबसे ऊपर जा रहा है।
तो अर्लिंग हालैंड का यहाँ पर जीतना काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा है। उसके ऊपर से आप कह दो कि भाई यहाँ पर नॉर्वे अगर उसमें वर्ल्ड कप में कुछ कर जाए तो और धमाकेदार चीज़। इसी साथ एम्बापे भी है चौथे नंबर पे। देखो एम्बापे का तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर सोलली वर्ल्ड कप पे बेट है पूरा कि रियल मैड्रिड नहीं, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आवाज़ नहीं, मुंद मत मुस्कुराओ, ठीक है ना, आवाज़ नहीं। फ्रांस पे आएगा जो आएगा, मड्रिड पे नहीं आएगा, ठीक है ना। वो गोल मारेगा तगड़े, ठीक है, ऑलरेडी वो आई थिंक 20-25-30 गोल मार चुका है, तो वो वहीं पे लेगा। नंबर चौथे पे लमीन यमाल। अगेन मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि लमीन यमाल के स्टैट्स को बहुत ही ज़्यादा कारपेट के अंदर ब्रश कर दिया भाई, बट लमीन यमाल के स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आती है 9वें नंबर पे, दैट इज लियोनल मेसी। भाई अबे ये नौरत्न कर देगा बेटे ये कर देगा बेटे। तुम जब तब करते रह जाओगे और लियोनेल मेसी करतब करके चल देगा। देखो ऑफ कोर्स यहाँ पर लियोनेल मेसी ने MLS कप जितवाया और उसके जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है, 6 प्लेऑफ मैच में 6 गोल 7 असिस्ट, भाई क्या कर रहा है वो आदमी, 6 में 13 का गोल कंट्रीब्यूशन। बट मेन चीज तो यहाँ पर वर्ल्ड कप को ही लेके है। अर्जेंटीना एक बार फिर से वर्ल्ड कप की फेवरेट ही है और लियोनेल मेसी एक बार फिर से हार्ट ऑफ द अर्जेंटीना है। मेरे को इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि जिस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी नंबर हैं, रोनाल्डो रैंकिंग्स में कहाँ है, अब ये टॉप 10 थी तो रोनाल्डो लिस्ट में तो नहीं है, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर मेसी के अभी तक के डोमेस्टिक कैंपेन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है तो रोनाल्डो के जो डोमेस्टिक कैंपेन है, आई नो यहाँ पर MLS और सऊदी की बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए तो सऊदी टफ है अभी भी। आई नो MLS वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वो है लीग है, बट स्टिल यार तुम खुद सोचो, वहाँ पर 4 टीम है, यहाँ पर एक ही टीम है। यहाँ पर सिर्फ इंटर मायामी है, उधर एटलीस्ट 4 टीम है, बाकी तो फिर भी लपड़ झंडिस है, लेकिन स्टिल 4 तो है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज हैं वो भी ज़्यादा पीछे होंगे। तो मेरे को लगता है कि भाई अगेन बट व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप बेट, अर्जेंटीना पे आप ज़्यादा बेट लगाओगे, पोर्चुगल पे तो रह नहीं देना, मत ही लगाना भाई, ठीक है। ये बाहर हो जाएंगे घाना कैमरून से, ठीक है ना, इनका बस चले उस दिन पाकिस्तान से हार जाएंगे, ठीक है, तो इनका कुछ कह नहीं सकते। खैर, बट अब बैलन डोर की बात करिए तो भैया यहाँ पर बात आती है ग्लोब सॉकर अवार्ड्स की, और इन्होंने जो अवार्ड्स बांटे, मैं तुम्हें लिस्ट बताता हूँ। देखो इन्होंने भाई अच्छा एक चीज़ मेरे को लगता है कि ग्लोब सॉकर अवार्ड देखो है तो PR अवार्ड ही पूरा, ठीक है, इसमें कोई रेलेवेंसी नहीं है, ठीक है। हम उस दुनिया में हैं जहाँ पर फीफा बेस्ट अवार्ड्स को भी नहीं पूछता अब तो कोई, ठीक है, बेचारे रफीनिया को उसमें भी जगह नहीं मिली, तो फीफा बेस्ट अवार्ड को ही नहीं पूछता, अब सिर्फ बैलन डोर का वो गोल्डन जो बॉल है ना, जो पूरा हाइप है, अब वही बचा है। बट फिर भी मैं तुमको बताता हूँ, जोकोविक को भी यहाँ पर ग्लोब सॉकर अवार्ड में जोकोविक को ग्लोब स्पोर्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। उस्मान डेम्बेले बेस्ट मैन प्लेयर है, उसके बाद बॉन माती तो ये तो है ही भाई, क्यूटी पाई। पेरिस सेंट जर्मैन को बेस्ट मेंस क्लब मिला है, FC बार्सिलोना को वुमेन्स क्लब मिला है, लुइस एनरिके बेस्ट कोच, विटीनिया बेस्ट मिडफील्डर, लमीन यमाल बेस्ट फॉरवर्ड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेस्ट मिडल ईस्ट प्लेयर, जॉर्ज मेंडेस बेस्ट एजेंट। अब मैं बता दूं तुमको बढ़िया, लमीन यमाल को एक्चुअली में बेस्ट फॉरवर्ड के साथ मैराडोना अवार्ड भी मिला है। पोग्बा को भी अवार्ड दिया है, पोग्बा भाई आ जाओ, पोग्बा भाई को अवार्ड दिया है कमबैक अवार्ड, ये बढ़िया है, पोग्बा भाई को कमबैक अवार्ड दिया है। आंद्रेस इनिएस्टा को प्लेयर करियर अवार्ड दिया है, देख दियो जोटा को भी एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर कुछ अवार्ड देखो तुम, बिलाल हदद को कूरा ब्रेक बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का मिला है, ये तो मेरे को मिलना चाहिए था। राइट टू ड्रीम बेस्ट राइट टू ड्रीम का अवार्ड किसको मिला है, क्या पता नहीं क्या मिला है, ये बेस्ट क्लब ब्रांडिंग लॉस एंजलिस फुटबॉल क्लब, अरे केओस क्लब,